Hello everyone, I am Mannu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Haragarh. I welcome you all in this 28th lecture of Applied Mechanics lecture series. आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में संबंध देखेंगे। साथ ही साथ कूलम्ब्स लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन, जिसमें स्टैटिक्स लॉ एंड डायनेमिक्स लॉ होते हैं, उनको भी हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आज की वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को आनंद लीजिए। इसके पहले मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या स्थिर वस्तु पर घर्षण बल लगता है? यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्या स्थिर वस्तु पर घर्षण बल लगता है? ठीक है, तो आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो दो प्रकार का होता है। ड्राई फ्रिक्शन या सॉलिड फ्रिक्शन को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द अदर इज डायनेमिक फ्रिक्शन। ऑब्वियसली जो स्थिर वस्तुएं होती हैं उनमें जो फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल होता है उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और जो गतिशील वस्तुएं होती हैं उनमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा दो कैटेगरी हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि स्थिर वस्तु यदि है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा, है ना। हो भी सकता है स्थिर वस्तु में फ्रिक्शन फोर्स और नहीं भी हो सकता, लेकिन यदि वस्तु गतिशील है तो उसमें 100% फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है। हर गतिशील वस्तु पर फ्रिक्शन फोर्स है ना। हर गतिशील वस्तु के कॉन्टैक्टिंग जो सरफेसेस होते हैं वहाँ पर सतह पर फ्रिक्शन फोर्स मौजूद होता है, जबकि स्टैटिक्स में आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा कोई फोर्स मौजूद है क्या जो उसको रिलेटिव मोशन देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ बॉडी फिसल नहीं रहा है या फिर रोल नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा कोई फोर्स है जो उसको स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, दो कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन देने की कोशिश कर रहा है। यदि ऐसा फोर्स अवेलेबल है तो ही उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। जनरली आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी भारी वस्तु को खींचना चाहते हैं तो शुरुआत में जब हम कम फोर्स लगाते हैं तो वो खिसकता नहीं है। क्यों नहीं खिसकता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। जब हम उसको सामने खींचना चाहते हैं तो उतने ही अमाउंट का जो फ्रिक्शन फोर्स विपरीत दिशा में लगता है, जिसकी वजह से वस्तु नहीं खींचाता है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की भी एक लिमिट है ना। एक लिमिट तक ही वो बढ़ सकता है। जैसे ही हम उस लिमिट को पार करेंगे हमारा जो बॉडी होता है वो ड्रैग होना शुरू हो जाता है या फिर रोल होना शुरू हो जाता है ना। तो वो लिमिट को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिस कंडीशन को सीमांत कंडीशन कहते हैं, है ना। तो दैट वी नीड टू नो। डायनेमिक फ्रिक्शन जो होता है वो उसको हम लोग फिर दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो वस्तु घसीट रहा है, रगड़ रहा है ना। जैसे टेबल को खींचता हूँ तो उसमें क्या है, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। इसमें क्या होता है कि जो सरफेस कांटेक्ट में है वही हमेशा के लिए कांटेक्ट में रहते हैं। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन जैसे कि चक्के होते हैं जो रोल होते रहते हैं, है ना। जितने भी पहिए हैं, साइकिल, बाईसाइकिल, रिक्शा, जो भी पहिए वाले हैं वो सब में रोलिंग फ्रिक्शन होता है। और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि जो कॉन्टेक्ट्स अभी कुछ ज़मीन में एक पॉइंट पे सर्कमफेरेंस में कोई टायर का हिस्सा कांटेक्ट में है तो कुछ समय बाद दूसरा टायर का हिस्सा रहेगा ऊपर वाला। तो इस तरह से अलग अलग जो सरफेसेस होते हैं वो कांटेक्ट में आते रहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन में। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन में यदि हम बात करेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन में जैसे बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन में जितना आप सामने की ओर फोर्स लगाते हैं उसको रिलेटिव मोशन देने के लिए उतना ही अमाउंट का जो फ्रिक्शन फोर्स उसमें अवेलेबल होता है ना। तो घर्षण बल का मान जो है उस बल के बराबर होता है जो बॉडी को मूव करने का प्रयास कर रहा होता है। अभी कर रहा है, मूव नहीं कर पाया है वो। तो अगर मूव नहीं कर पाया है तो जो सामने आप जो फोर्स लगा है उसको रिलेटिव मोशन देना चाह रहा है, उस फोर्स के बराबर ही आपको फ्रिक्शन फोर्स देखने को मिलता है स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन में। ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ, स्मॉल एफ जो है यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। म्यू एस जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक, तो म्यू एस इज स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन इज नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो म्यू एस हमेशा बराबर नहीं होता है ना। इसका जो मैक्सिमम मान है वो बराबर हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। लिमिटिंग कंडीशन में जो फ्रिक्शन आता है उसको लिमिटिंग कंडीशन कहते हैं और उसको मैक्सिमम कहते हैं। सपोज करते हैं एक बॉडी है जिसमें हम एक एफ फोर्स लगा रहे हैं इसमें सामने की ओर, तो इसमें एफ फोर्स इस तरफ आता है। ठीक है, फॉर स्टैटिक कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारा स्मॉल एफ इक्वल टू कैपिटल एफ। जो हमारा स्टैटिक यदि वस्तु है तो ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है वो दोनों बराबर होंगे। जितना आप सामने इसको रिलेटिव मोशन देने के लिए फोर्स लगाए हैं
उतना ही आपका मैग्नीट्यूड का आपको फ्रिक्शन फोर्स भी देखने को मिलता है। लिमिटिंग कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स जो होता है एफ मैक्सिमम इक्वल टू म्यू एस इंटू एन हो जाता है ना। लिमिटिंग कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें वस्तु, देखिए अब जब शुरू में हम लोग फोर्स लगाया नहीं खिसका, फोर्स को बढ़ाते गए, अभी ऐसा पॉइंट आ गया है, ऐसी स्थिति आ गई है कि बॉडी में यदि मैं फोर्स को थोड़ा सा भी एकदम हल्का सा भी बढ़ाऊंगा तो वो फिसल जाएगा, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग कंडीशन। वो ठीक फिसलने की कंडीशन पर है, एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, एट द वर्ज ऑफ मोशन या इम्पेंडिंग मोशन है, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो ठीक फिसलने की कंडीशन है तो उसको बोलते हैं, और उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है और उसका मान होता है म्यू एस इंटू एन। यदि पूछा जाए कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, क्योंकि लिमिटिंग एक कंडीशन है जहाँ पर वो ठीक फिसलने की स्थिति पर है। ये तो हो गई हम लोग की स्टैटिक फ्रिक्शन की बात। डायनामिक फ्रिक्शन में हम देखते हैं कि एफ इक्वल टू म्यू डी इंटू एन, जहाँ पर म्यू डी क्या होता है, म्यू डी इज डायनामिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एफ इज अगेन फ्रिक्शन फोर्स एंड एन इज अगेन नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रायः ये देखा गया कि म्यू एस जो होता है वो म्यू डी से ज़्यादा होता है। ये कौन बताया, कुलम्स ने बताया है कि स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज स्लाइटली हायर देन द डायनामिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, ऑब्जर्वेशंस किए, और उसके बेसिस पर उन्होंने ये बताया कि स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो डायनामिक से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जैसे स्थिर अवस्था में रहता है वस्तु तो उसमें जो फ्रिक्शन लगते रहता है थोड़ा ज़्यादा रहता है, जैसे ही वो गतिशील हो जाता है, मूव करने लगता है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा सा घट जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स भी थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कुलम्स ने बोला है और ये प्रूवन नहीं है, इन्होंने लॉ दिए हैं, लॉ इज़ नॉट प्रूवन, तो उन्होंने लॉ दिए हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ओवर द ईयर्स। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें एक और चीज़ है कि ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है, दिस स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। इसीलिए हम लोग जो है बॉल बियरिंग्स वगैरह लगाते हैं ताकि उस फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड को कम कर सकें। बियरिंग लगाने का मतलब है हम स्लाइडिंग को रोलिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जब स्लाइडिंग को आप रोलिंग में कन्वर्ट करेंगे इसका मतलब ये है कि आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं। तो एक तरीका ये है कि आपको फ्रिक्शन कम करना है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका फ्रिक्शन का मान जो है घट जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द वे टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो ये हो गया हमारा कैटेगरी कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, डायनामिक फ्रिक्शन क्या है। फर्दर वी हैव क्लासिफाइड दिस डायनामिक फ्रिक्शन इनटू टू कैटेगरीज, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। दिस स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन, सो दिस कैन बी द वन वे ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन फोर्स। आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास ये है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है और ये हमारा अप्लाइड फोर्स है। मैंने जैसे बताया, एक एग्जांपल से लेते हैं कि ये वस्तु है जो कि इस सरफेस पर रखा हुआ है, ये आपका ज़मीन है मान लीजिए, और ये बॉडी उसका रखा है जिसका वेट W है। अभी मैं इसमें अगर बिल्कुल भी इसको खिसकाने की कोशिश नहीं किया जा रहा है, चुपचाप से रखा हुआ है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, इसके ठीक ऐसे है, सीध में है। अभी कोई फ्रिक्शन फोर्स, इसमें फोर्स नहीं लगा रहा हूँ जो इसको रिलेटिव मोशन देने की कोशिश कर रहा है या फिर इस सरफेस से खिसकाने की कोशिश कर रहा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन दोनों सीध में होते हैं। और यदि कोई फोर्स ही नहीं है इसको खिसकाने के लिए तो फ्रिक्शन फोर्स भी काय को आएगा, है ना। यदि ऐसा हुआ कि बिना फोर्स लगाए, बिना ऐसा कोई फोर्स मौजूद हुए, टेबल में कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा हूँ मैं और उसके बावजूद भी फ्रिक्शन फोर्स लगे, हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं, तो कौन सी दिशा में लगेगा, नो वे। अगर मान लेते हैं किसी दिशा में लगे भी, तो ऐसा अगर हुआ बिना फोर्स के फ्रिक्शन फोर्स आने लगा तो दुनिया में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रह पाएगा। ठीक है, यदि बिना फोर्स आरोपित किए, मतलब ऐसा कोई फोर्स ही नहीं है जो उसको रिलेटिव मोशन देना चाह रहा है, तो ऐसा फोर्स के अनुपस्थिति में भी यदि फ्रिक्शन फोर्स आए तो दुनिया में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं हो पाएगा। पॉइंट माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, ओके। अब क्या है, इसमें एक फोर्स लगा देता हूँ एफ का, तो ये जो नॉर्मल डायरेक्शन है इस तरफ खिसक जाएगा। आगे की वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं। ये नॉर्मल डायरेक्शन इस तरफ खिसक जाएगा और एफ जो है, स्मॉल एफ मैग्नीट्यूड का जो है, इसमें फ्रिक्शन फोर्स उसके विपरीत दिशा में, ये जो है फोर्स है ना, इसके रिलेटिव मोशन के जिम्मेदार है। रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी पता नहीं मुझे, है ना। तो ये एफ इस तरफ आ जाता है। सपोज करते हैं कि ये जो डब्ल्यू है वो 10 न्यूटन है और जो म्यू एस है, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो 0.3 है। तो मैक्सिमम इसमें कितना फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, तो एफ मैक्सिमम जो होता है म्यू एस इंटू एन होता है। तो म्यू एस इंटू एन करूँगा तो मैं इसको 3 न्यूटन आता है मेरा। मतलब इस बॉडी पर, ये बॉडी और ये जो सरफेस है, इनके बीच में
आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स उपस्थित हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यदि मैं इस फोर्स का मान 0 रखता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन फोर्स भी 0 होगा। अगर 0 से बढ़ा करके 1 कर देता हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन आएगा। इस अप्लाइड फोर्स को बढ़ा करके 2 न्यूटन कर दिया, ये फोर्स भी कितना होगा, 2 न्यूटन हो जाएगा। अगर मैं इसको बढ़ाते बढ़ाते 3 न्यूटन तक चला गया तो अभी की स्थिति में 3 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। जितना 3 न्यूटन तक जितना बढ़ाऊंगा इसको उतना ही इसमें आएगा। तो 0 से लेकर के 3 न्यूटन तक यदि ये फोर्स है तो उस कंडीशन में यहाँ भी 0 से 3 न्यूटन तक का उसके बराबर फ्रिक्शन फोर्स आएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको 3 न्यूटन से 3.1 न्यूटन भी करता हूँ, ये बॉडी जो है आगे खिसक जाएगा। ठीक है, 3 न्यूटन की कंडीशन में ये लिमिटिंग कंडीशन में है, सीमांत कंडीशन में है, एट द वर्ज ऑफ मोशन है, इम्पेंडिंग मोशन है, ठीक फिसलने की कंडीशन पर है। इतने सारे वर्ड्स हैं। तो अगर 3.1 भी करता हूँ तो ये बॉडी मूव करने लगेगा, स्लाइड हो जाएगा, ये जमीन से कांटेक्ट छोड़ देगा। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय द कुलम, उन्होंने ये बोला है कि म्यू डी इज स्लाइटली लेसर देन द म्यू एस, है ना। तो मान लेते हैं कि म्यू डी जो है 0.25 है। तो अभी फ्रिक्शन फोर्स का मान, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स 3 न्यूटन से घट करके 2.5 न्यूटन हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि ये एफ मैक्सिमम है। सीमांत कंडीशन पर या लिमिटिंग कंडीशन पर जो फ्रिक्शन फोर्स आता है वो मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग सकता। ठीक है, अब ऐसे ही हमने क्या किया, स्टैटिक कंडीशन में जब होता है तो जो फोर्स उसको खिसकाने की कोशिश कर रहा है उसी के बराबर क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखिए, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमारा जो लाइन जाएगा कुछ इस तरह से जाएगा और ये जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री होगा। बिकॉज ये क्या होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा तो 0 होगा, ये 1 होगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी 1 हो जाएगा, 2 होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी 2 हो जाएगा, 3 होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी 3 हो जाएगा। एंड उसके बाद ये मैक्सिमम स्थिति में आ जाएंगे और ये जो आपका फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा दैट विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स या मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कह सकते हैं। और इन दोनों सरफेस के बीच में इससे ज़्यादा नहीं लग सकता, है ना। अब ये हो गया, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन है। और इस कंडीशन में एट द पॉइंट, इस कंडीशन में इम्पेंडिंग मोशन है, बॉडी ठीक फिसलने की स्थिति में है। यदि इससे मैं 0.1 न्यूटन का भी फोर्स बढ़ा देता हूँ अप्लाइड फोर्स को तो वो बॉडी जो है गतिशील हो जाएगा, है ना। ठीक फिसलने की कंडीशन में, ठीक फिसलने की अवस्था में है यहाँ पर। इसके आगे आते हैं तो क्या हो जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घटने की वजह से देखिए म्यू एस जैसे ही गतिशील होता है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है। यहाँ पर देखिए, है ना, ये 3 से 2.5 हो गया तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर नॉर्मल स्पीड रेंज पर ये डायनेमिक आ गया, इधर से यहाँ स्टैटिक है, इस तरफ डायनेमिक है। तो नॉर्मल स्पीड रेंज पर जो है कांस्टेंट रहेगा। अब जब वो म्यू डी हो गया, फ्रिक्शन फोर्स 2.5 न्यूटन हो गया तो वो उतना ही मेंटेन रहेगा। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और बोला है कुलम्स ने कि यदि एक्सेप्शनली हाई आप वेलोसिटी कर देते हैं, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ से यहाँ अप्लाइड फोर्स होगा और यहाँ से ले यहाँ तक जो है रिलेटिव मोशन होना चाहिए एक्चुअल में, है ना। लेकिन अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगा तो रिलेटिव मोशन भी ज़्यादा होगा, इसलिए चलेगा। तो यहाँ पर नॉर्मल स्पीड रेंज पे ये कांस्टेंट है। लेकिन यदि एक्सेप्शनली हाई कर दूंगा, अतियाई मचा देगा कोई आदमी, तो क्या होता है, अतियाई मचा देगा, अत्यधिक ये स्पीड हो जाएगा तो थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स क्या आता है, यहाँ पर अगेन ड्रॉप हो जाता है। तो ये ओवरऑल फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में रिलेशनशिप है। आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, कुलम्स लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। प्रोफेसर कुलम जैसे एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या दिया है, कुछ लॉ दिया है। लॉ प्रूवन नहीं होता है ना, इसीलिए लॉ है। ये कोई साइंटिफिकली प्रूफ करके नहीं बताया इन्होंने, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ओवर द ईयर्स, ही हैव डन द एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ओवर द ईयर्स एंड ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद उन्होंने 2 नियम दिए हैं जिसको 2 ग्रुप में बांटा गया है। लॉस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लॉस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में हम वस्तु स्थिर है और उसके कुछ नियम, है ना। तो पहला जो नियम है, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज अर्ज टू मूव। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल की जो दिशा होती है ना, वो संभावित गति की दिशा के विपरीत होता है।
जैसे हमने वहाँ पर देखा एक डायग्राम में कि जिस दिशा में फोर्स लगाते हैं उसके विपरीत दिशा में क्या आता है, हमारा फ्रिक्शन फोर्स आता है, वही चीज़ को ये बोल रहे हैं, है ना। दूसरा चीज़ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स विच ट्राइज टू मूव द बॉडी। मैंने बताया कि स्टैटिक जब वस्तु होता है तो जितना फोर्स वो रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेदार है उतने ही मैग्नीट्यूड का जो है फ्रिक्शन फोर्स भी आता है इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हमारा लाइन जो गया था वो स्ट्रेट लाइन गया था 45 डिग्री में, याद होगा, तो वही से स्टेटमेंट है ये। तीसरा है द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स डस नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस होते हैं उनकी साइज क्या है, शेप क्या है, इस बात पर फ्रिक्शन फोर्स का मान निर्भर नहीं करता है, उसकी आकृति पर क्या लेना देना उससे, है ना। फ्रिक्शन फोर्स तो है सिर्फ बॉडी की जो है खुरदुरेपन पर, म्यू का मान जो है सिर्फ दोनों सरफेसेस कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस के खुरदुरेपन पर निर्भर करता है, शेप साइज से कोई लेना देना नहीं है हमारा। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस, है ना। रफनेस खुरदुरा ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा लगेगा भाई, ज़्यादा खुरदुरा ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स। पांचवा द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन, मतलब कि एफ मैक्सिमम अपॉन नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एक फिक्स संख्या होती है जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा कि एफ मैक्सिमम इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है ना, म्यू एस इंटू एन होता है, तो उस म्यू एस इंटू एन होता है तो म्यू एस इक्वल क्या हो जाएगा, एफ मैक्सिमम अपॉन एन हो जाएगा। तो यहीं से ये क्या है, ये लॉ आया है। तो यहाँ पर हो गया आपका खत्म होता है कूलम्ब्स लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन, ठीक है। डायनामिक फ्रिक्शन में वस्तु अभी गतिशील हो चुका है, इस बात को ध्यान देंगे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। गतिशील वस्तु जिस दिशा में गति कर रहा है उसके विपरीत दिशा में हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। चलिए, द रेशियो ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज डेफिनेट नंबर, है ना। जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है इक्वल टू क्या होता है, म्यू डी इंटू एन होता है। तो एफ अपॉन म्यू डी करूँगा, एफ अपॉन एन करूँगा तो क्या आएगा, म्यू एक कांस्टेंट नंबर आएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, डायनामिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। वैसे ही है, एफ इक्वल टू म्यू डी इंटू एन था तो एन को पीछे ले आइए, एफ अपॉन एन एक फिक्स नंबर हो गया, क्या म्यू डी हो गया वो, तो वही चीज़ बता रहा है यहाँ पे। फॉर नॉर्मल स्पीड रेंज, है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कांस्टेंट। मैंने बताया कि ये स्ट्रेट लाइन गया कांस्टेंट गया, बट इट डिक्रीजेस स्लाइटली विद द इंक्रीज ऑफ स्पीड। अत्यधिक स्पीड हो जाएगा तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्लाइटली वो जो है डिक्रीज हो जाता है आपका फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हैं, आप ये जो है स्टैटिक फ्रिक्शन है उसके एग्जांपल्स हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज पार्ट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही है ना। तो ये कुछ पढ़ सकते हैं, उसके एग्जांपल्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डायनेमिक फ्रिक्शन है ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें बातें आप पढ़ सकते हैं इसमें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।